अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और हमारा आज का लेक्चर है चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रीवियस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी तरह ये भी चैप्टर मतलब ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आपको ना इनकी डिटेल इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपने ई कैट पास पेपर्स मेरे देखे हों या मेरे नोट्स देखे हों कभी कहीं पे, वैसे ऑनलाइन भी निकल गए थे बीच में, तो आपको वहाँ से भी पता चलेगा क्योंकि वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज वो कंपाइल किए हुए थे। तो उसमें भी मुश्किल से 4 एमसीक्यूज़ हैं या 5 एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर 10 के, और इसी तरह 5 या 6 एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर 9 के। पिछले 10-12 सालों में ई कैट आई थिंक 2007 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था, तो उस बेस पे देखें पिछले 15 सालों में तकरीबन 5-7 ही एमसीक्यूज़ टोटल आए हुए हैं। तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये चैप्टर मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है कि ये इम्पोर्टेंट इतने नहीं है। इवन जब आप अकेडमीज़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इवन अगर आप लोगों के कॉलेजेस वालों ने भी बताया होगा कि इन चैप्टर्स पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या हमें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया था, ये चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ाया था। हमें सिर्फ ये कहा था कि ये टॉपिक कर ले, इसमें से बस ये हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सब पहले टॉपिक के साथ, लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन क्या है जी? लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो ये नीचे कुछ टाइप्स दिखाई हुई हैं: डबल कन्वेक्स लेंस, सिंगल कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस। उसके बाद डबल कनकेव लेंस, सिंगल कनकेव लेंस। तो आपको इनकी पहचान सिंपल होनी चाहिए, एटलीस्ट शेप का पता होना चाहिए। इवन फ्यूचर में आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इवन कहीं पे भी कोई भी पूछ सकता है। इवन अगर इंजीनियरिंग के बाद आप जॉब के लिए चले जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि एचआर खामखा पजल करने के लिए अपनी ग्लासेस उतार के कह दे कि ये बता दे कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट इनकी शेप्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो डबल कन्वेक्स लेंस की पहले बात करते हैं, उसके बाद डबल कनकेव लेंस है। मैं एक ही दफ़ा सारे ओपन कर दूं, उसके बाद करते हैं। तो डबल कन्वेक्स लेंस में होता क्या है? कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ऑल रेज कमिंग फ्राम सोर्स मीट एट अ पॉइंट एफ, फोकल पॉइंट पे मीट करती हैं। ये नाम याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल आ कैसे सकता है, मैं कह सकता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस। तो क्या है, मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ। कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो रेज़ हैं मीट करती हैं फोकल पॉइंट पे, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इस तरह। तो ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको वैसे याद होनी चाहिए, एटलीस्ट माइंड में होनी चाहिए, चाहे रटी हो या ना हो, यानी पहचान होनी चाहिए। फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव डबल कन्वेक्स लेंस के केस में और कनकेव मिरर के केस में। कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ये मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता होता हूँ इनमें। मैं खुद होता रहा हूँ। इवन जब मैं पढ़ता था 9th-10th में भी मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पजल रहा हूँ। 9th-10th में भी आई थिंक ये 3rd चैप्टर था, तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी कंफ्यूज रहा हूँ। इवन आज तक कंफ्यूज होता हूँ। तो ये चीज़ अपने माइंड में जैसे भी रखें, या तो CL करके कर लें, CLP कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, CMP कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। तो इसी तरह अगर उसके केस में जाएंगे तो वो भी CLP आ जाएगा, CLN आएगा उस हिसाब से। लेकिन मतलब कि खुद ही सोचो क्या सोचते हैं। मैंने एक आइडिया बताया है, उसके हिसाब से देखो खुद ही क्या सकते हो आप लोग। ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। ऑल रेज कमिंग फ्राम सोर्सेज मूव अवे फ्राम ईच अदर फ्राम F पॉइंट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये F पॉइंट है, इससे आगे जाएंगी कि कहीं कहीं पे जाके मिल रही होंगी। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस एंड कनकेव कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। नोट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिंपली। इफ़ एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन इट्स सराउंडिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग एंड कनकेव लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग। अगर n की वैल्यू स्मॉलर हो तो कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग के तौर पे बिहेव करता है और कनकेव लेंस जो है कन्वर्जिंग के तौर पे बिहेव करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है वो इक्वल हो सराउंडिंग लेंस के, तो लेंस बिहेव करेगा जैसे कि इनविजिबल है। Condition for refraction: there should be some difference in the refractive index of two mediums. Light rays should enter from one medium to another medium. अच्छा जी, एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, देखते हैं इसे। कि जब एक कन्वेक्स लेंस को सेंटर में से कट कर दें
तो ये दो कन्वेक्स लेंस बन गया एक लिहाज से। तो इस पे अफेक्ट क्या होता है, इंटेंसिटी उसकी सेम रहेगी, ठीक है। जब हाफ से उसे कट कर देंगे इंटेंसिटी सेम रहेगी, उसकी पावर जो है वो हाफ हो जाएगी और फोकल लेंथ जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। कौन सा केस था अभी, ये कन्वेक्स लेंस का। उसके बाद कन्वेक्स लेंस को जब हम सेंटर से कट करते हैं पहले, या मिडल से कह दें, मिडल से सही रहेगा। सेंटर हमने ऐसे कहा था, जो ऊपर से नीचे काटा था, अब हम यहाँ से ऐसे काट रहे हैं, यानी कि कैप्सूल की चक्कर, कैप्सूल को समझ ले ओपन कर दिया है हमने। तो इसका इनफैक्ट क्या आएगा, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी और पावर इसकी सेम रहेगी। When convex lens is merged with concave lens, then effects क्या आएंगे जी। When focal length of convex is 5 and concave is 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके लिए नोट है, द कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस विद कन्वेक्स लेंस बिकम इमेज बिकम नियर। जब कन्वेक्स लेंस के साथ कन्वेक्स लेंस ही लगाया जाता है तो इमेज नज़दीक बनता है। द कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस विद कनकेव लेंस इमेज बिकम रियल एंड फार। रियल तो बनता है इमेज, लेकिन दूर बनता है। फोकल लेंथ कैन नॉट बी ज़ीरो, फोकल लेंथ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ये कुछ टाइप्स हैं रेज की। अगर मतलब पेपर में आ जाता है कि इनमें से कौन सी रे है, तो ये भी तीनों इमेज बनी हो, तो आपने चौथा ऑप्शन जो होगा ना डी, ऑल ऑफ दीज, आपने सिंपली उस पर टिक कर देना है। नंबर ऑफ रेज नीडेड टू फॉर्म एन इमेज मस्ट नॉट बी लेस देन 2। 2 रेस कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमन आई का जो नियरर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी हम कोई भी चीज़ जो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर के फासले पे वो देख सकते हैं, यानी आंख के इतना नज़दीक लेके जाके देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, बचपन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट ये किया भी होगा, खैर एक्सपेरिमेंट तो कोई ऐसा है नहीं। जब भी आप एक बुक सामने पड़ी हुई है उसे आराम आराम से ऊपर लेके आएंगे तो वो आपको चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्लियरली नज़र आती है। लेकिन अब उसी बुक को सडनली डायरेक्ट अपनी आँख के पास ले आएंगे ना, तो आपको चीज़ पहले ब्लर नज़र आएगी, बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इमेज वो जो है क्लियर होती रहेगी। इसी तरह आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा काम कर रहा होता है। जब आप पिक्चर बना रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप अचानक ही कैमरे को स्पीड में नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएं, तो वो इमेज पहले सही नहीं आ रही होती, ब्लर हो रही होती है। फिर आप उस पर फोकस करते हैं तो फिर उसका एक परफेक्ट व्यू आ रहा होता है। और जो फार पॉइंट है, यानी हम इन्फिनिटी है, यानी हम देखें ना, हम इंसानी आँख के ज़रिए हमारा मोबाइल नहीं देख सकता। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन पे खड़े होके सितारों की पिक बनानी है या चाँद की पिक बनानी है, तो वो इतनी एग्जैक्ट नहीं आएगी उसकी पिक वैसे, जैसे हम अपनी आँख से देख रहे होते हैं। अब कुछ आए हैं मैंने रिसेंटली देखा था, आई थिंक एक सैमसंग गैलेक्सी आ रही है, नया सेल आ रहा है उनका, तो उसमें 100 टाइम्स है, तो उससे चाँद की पिक वैसे बन जाती है। मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ। तो हम ह्यूमन आई का ऐसे है कि हम देखें यहाँ पे इतनी दूर हमसे मौजूद है चाँद, हम उसे देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन आई का जो ना फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, वो बता नहीं सकता कि कितना है। बाज़ दफ़ा हमें 1 किलोमीटर की रेंज में चीज़ नज़र आ रही होती है, बाज़ दफ़ा हमें 1 किलोमीटर रेंज में चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब चाँद से तारे देखें तो वो किस कदर हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी नज़र आ रहे होते हैं। An object placed at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्राम अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, न्यूमेरिकल है, फार्मूला सिंपल सा, वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v करके कुछ था। इस बुक इस चैप्टर में भी वैसे होगा आई थिंक, और 9th में भी था, मुझे 9th वाला भी याद है। इस तरह कुछ करके तो ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्राम फर्स्ट फोकस ऑफ लेंथ, इमेज इज़ फॉर्म्ड 2 सेंटीमीटर फ्राम द फर्स्ट फोकस ऑफ लेंथ। तो इसके लिए फार्मूला नीचे है, अगर आपने फाइंड करनी है उसकी फोकल लेंथ तो वो इस तरह से कर सकते हैं एक्स वाई पे, वेयर एक्स इज़ फोकस ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड वाई इज़ फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, ये सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16 और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 है। इफ़ डिस्टेंस इज़ गिवन फ्राम फोकस देन एफ इक्वल टू, अगर डिस्टेंस फोकस से गिवन हो, ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब डिस्टेंस फोकस से गिवन हो।
अच्छा जी, कुछ फार्मूले हैं, सिंपली नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैसे तो आप इनसे फेमिलियर होंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ये होता है, कंपाउंड के केस में ये, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में ये, और ये लार्ज इमेज देते हैं, ये क्लियर। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर रही होती है, बड़ा कर रही होती है, यानी कि उससे अगर छोटी चीज़ है तो उसे बड़ा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को मतलब बड़ा करके दिखा रही होती है। और रिजॉल्विंग पावर जो है ना, वो किसी इमेज को क्लियर कर रही होती है। ये दोनों फ़र्क है मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते होते हैं इसमें, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। रिजॉल्विंग पावर क्लियर इमेज देती है और मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाई करके बड़ा करके लार्ज इमेज दे रही होती है। पावर ऑफ ह्यूमन आई की जो पावर है 50 डायोप्टर है, ये वैसे याद रखिएगा। फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई जो है 2 सेंटीमीटर है। द रिजॉल्विंग पावर इज एसोसिएटेड विद डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। The virtual image formed by convex lens and concave mirror can never be reduced, it will be magnified. The virtual image formed by concave lens and convex mirror will be reduced. Length of microscope L equal to, ये बुक का ही फार्मूला है। If the length of the telescope is increased then magnifying power may increase or decrease. ये डिपेंड करता है उस सिनेरियो पे, लाजमी है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो। तो ये अगर ऑप्शन में आ जाए कि टेलीस्कोप की अगर लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी, उस पर कोई असर नहीं आएगा। या कह दे कि बोथ ए एंड बी, तो आप उस वक्त ए एंड बी लगाओगे, क्योंकि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। Critical angle is inversely proportional to total internal refraction. Focal length directly proportional to wavelength. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फोकल लेंथ बढ़ेगी, क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, स्कैटरिंग जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी स्कैटरिंग कम होती जाएगी। और स्कैटरिंग की वजह से ही हमें जो आसमान में स्काई है वो ब्लू कलर का दिन में नज़र आ रहा होता है, असल में डार्क है। असल में जो आसमान है ना, वैसे तो स्पेस है, लेकिन हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम कहते हैं कि हमारे लिए वो आसमान है, तो आसमान का असल कलर जो है वो ब्लैक है, लेकिन जो सूरज की रोशनी पास हो रही होती है स्कैटरिंग की वजह से हमें वो दिन में ब्लू नज़र आता है और रात को ब्लैक ही नज़र आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ये फाइनल है कि जब इमेज डिस्टेंस यानी कि क्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज रियल होगा, जब नेगेटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होगा। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट रियल होगा या डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहते तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और जब नेगेटिव डिस्टेंस होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ये सब कुछ था चैप्टर 10 के बारे में। हाँ, आखिरी फार्मूला रह गया, मैग्नीफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप M = L1 × L2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वैसे ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, देखें ज़रूर, पढ़ें ज़रूर, रीड ज़रूर करें, लेकिन इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको इसको ज़्यादा टाइम देना पड़े। बेसिक चीज़ें देख लें, बेसिक फार्मूले देख लें, बेसिक पॉइंट देख लें, या जैसे मेरी वीडियो में काफ़ी चीज़ें बेसिक मैंने बता दी हैं, इन बेसिक पॉइंट्स को माइंड में रख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।